स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 9th की बायोलॉजी में हमने चैप्टर शुरू किया था द यूनिट ऑफ लाइफ सेल। द यूनिट ऑफ लाइफ सेल में बेटा हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस की थी, जैसे कि सेल क्या होता है, सेल किस चीज से मिलकर बना होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट सेल कैसे होते हैं, एनिमल सेल कैसे होते हैं, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें सेल के कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि सेल का कंपोनेंट कैसा होता है। हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, मतलब नॉर्मल सेल कैसा होता है और क्या होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली। लेकिन अब सेल होता कितने तरह का है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सेल के टाइप्स, मतलब टाइप ऑफ सेल। सेल के टाइप क्या क्या होते हैं, कितने तरह के सेल होते हैं। सेल जो होता है 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। आप लोग को पता होना चाहिए, ये पूरा लाइफ जो है, ये अर्थ पता है कैसे बना है। स्टार्टिंग में ये जो अर्थ था, ये क्या था, आग का गोला था, सिर्फ बर्निंग फायर था, सिंपली ऐसा समझो। ये पूरा था ना, जल रहा था। अचानक से क्या होती है, बहुत ज्यादा फायर की वजह से, हीट की वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े जो है, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, वो यूनिवर्स में बिखर जाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स यूनिवर्स में बिखरे, धीरे धीरे क्या होने लगे, वो सारे पार्ट्स आपस में क्लोज होने लगे, पास आने लगे, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या आए, पास आए, और सबने आपस में क्या किया, कॉम्बिनेशन। धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा था, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और धीरे धीरे बेटा वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि वो जो क्या है, हमारा अर्थ है, वो क्या होने लगा बेटा, धीरे धीरे ठंडा होने लगा, कूल डाउन होने लगा। अब आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज जब गर्म चीज अचानक से ठंडी होती है, अचानक से कूल डाउन होती है, तो उसमें थोड़े से गड्ढे बन जाते हैं। कहीं पे क्या होता है, ऐसे उठा हुआ सा पोर्शन बन जाता है, अपलिफ्टेड पोर्शन, कहीं पे डाउनवर्ड में पोर्शन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस बन जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अब ये होते क्या है बेटा, जब अर्थ ठंडा हो रहा था, जब कूल डाउन हो रहा था, तो उसके केसेस में कुछ क्या बन गए, कुछ डिप्स बन गए, ठीक है, कुछ जो पिट्स बने, वो पिट्स आज क्या है, आपके वाटर बॉडीज, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। साथ ही साथ जो उठ गए पोर्शन, ठीक है, जो पार्ट क्या था, उठ गया, रेज हो गया, वो क्या बन गया, माउंटेन बन गया। समझ में आया, एल्टीट्यूड पे वो सारे क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए। ऐसे ऐसे डिफरेंट पोर्शन बना अपने अर्थ का। फिर क्या हुआ बेटा, बहुत सारे अपने एनवायरमेंट में गैसेस थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये सारे मतलब हाइड्रोजन, मेनली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे गैसेस आपस में कंबाइन करना शुरू किए। गैसेस आपस में कंबाइन किए बेटा, तो गैसेस के कंबाइन करने की वजह से अमोनिया, मीथेन, ये सारे मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। मीथेन, CH4 को मीथेन कहते हैं। कार्बन के साथ अगर 4 हाइड्रोजन लग जाए तो उसको मीथेन कहते हैं। अगर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो उसको क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बने। ये सारे मॉलिक्यूल्स अब क्या हुए, आपस में रिएक्ट किए। साथ ही साथ क्या था, हाइड्रोजन था एनवायरमेंट में, ऑक्सीजन था, दोनों मिलके क्या बनाया, वाटर बनाया, H2O बनाया। अब सब के सब आपस में क्या करने लगे, रिएक्ट करने लगे। तो जो H2O बहुत सारा बना था ना, वो कहाँ कलेक्ट होने लगा, उसी डीप में। क्या बन गया, वो वाटर बॉडी बन गई। ढेर सारे वाटर जब कलेक्ट हुए तो वो क्या हो गया, पूरा रिवर है ना, रिवर्स, लेक, ओशंस, ये सब आप देखते हो ना, ये सब वही पिट्स है जो पहले बने थे, उसमें क्या भर गया, वाटर भर गया। इसके अलावे बेटा, इसके अलावे जो पोर्शन था क्या, आपका माउंटेन टॉप बन गया कुछ, है ना। अब धीरे धीरे और भी रिएक्शंस होने लगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ घुसे, वाटर के अंदर घुस गए। डिफरेंट नाइट्रोजन के, कार्बन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब वाटर के अंदर घुसे तो क्या हुआ, वहां से एक बायो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। बायो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बने। बायो मतलब लाइफ, और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, कार्बन, एटम, मतलब डिफरेंट टाइप के एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल बना, मतलब लिविंग मॉलिक्यूल बना। कैसा मॉलिक्यूल, लिविंग मॉलिक्यूल। अब जो बायो मॉलिक्यूल बना, वहां पे धीरे धीरे बायो मॉलिक्यूल्स, ढेर सारे बायो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और क्या बन गया, सेल बन गया। तो सबसे पहले वाटर का, सेल का फॉर्मेशन, सॉरी वाटर का नहीं बेटा, सेल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, वाटर के अंदर। समझ में आया। और वो एक सिंगल सेल बना। सिंगल सेल ही क्या हुए, आपस में फिर मॉडिफाई हुए। वो जो सिंगल सेल था ना, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आया। स्ट्रक्चर में चेंज आया तो क्या बने, नए तरह के सेल बने, ठीक है, नए तरह के सेल बने। और फिर सेल क्या करने लगे, आपस में कंबाइन, और किसका फॉर्मेशन करने लगे बेटा, यूकैरियोटिक। हम लोग को देख रहे हो ना, हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने लगे। उससे पहले हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं तो सिंगल सेल होता था।
सिंगल सेल होता था, उस सेल बहुत 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 प्रिमिटिव था, बहुत प्रिमिटिव, मतलब आज से कई हजारों साल पहले वो सेल देखने मिलता था। अब तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब बैक्टीरिया ये सब रह गए, ये सब बस रिप्रेजेंट करते हैं, वरना पहले बहुत पहले वही सेल मिलता था आपको वाटर बॉडीज में। समझ में आया? तो जो प्रिमिटिव सेल था उसको कहते थे प्रोकैरियोट्स। क्या कहते थे? प्रो मतलब पहले वाला, और कैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। समझ में आया? प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हो, इसको लिख दो, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट। साथ ही साथ दूसरा क्या हुआ बेटा? यूकैरियोट्स, दूसरी तरह का सेल जो बना। प्रोकैरियोट्स क्या हुआ? प्रोकैरियोट्स स्टार्टिंग में बना था, लेकिन प्रोकैरियोट्स जो थे ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो वो बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर पाते थे, वो अकेले रहते थे, अकेले अपना काम करते थे। तो क्या हुआ, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना हुआ, जैसे ह्यूमन का, जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, प्लांट देख रहे हो, सबका फॉर्मेशन करना हुआ, तो सेल्स क्या हुए? मॉडिफाई हुए, और ये प्रोकैरियोटिक सेल से क्या बना? यूकैरियोटिक सेल बना। कौन सा? यूकैरियोटिक सेल। कैसा सेल? यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा होगा प्रिमिटिव कौन, एडवांस कौन। प्रिमिटिव कौन और एडवांस कौन, मतलब पुराने ख्यालात का कौन और नया मॉडर्न कौन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोकैरियोटिक होता है ये क्या होता है? प्रिमिटिव होता है, मतलब पुराने टाइप का, प्रिमिटिव, जो बहुत पहले, सबसे पहले आया था। और जो यूकैरियोटिक होता है बेटा आपके जैसा बिल्कुल मॉडर्न। समझ में आया? एकदम मॉडर्न। यूकैरियोटिक क्या होता है? मॉडर्न सेल होता है, जो अभी नया नया आया। समझ में आया? मॉडर्न, ये मॉडर्न, या फिर इसको क्या कहोगे आप, क्या कि अभी जो आपको देखने मिल रहा है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट कौन कौन करता है? मतलब प्रोकैरियोट्स आपको पता कैसे चलेगा इस अर्थ पे अभी प्रोकैरियोट है कि नहीं है? बिल्कुल है। जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो क्या क्या है? प्रोकैरियोट्स है, सारे के सारे बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोकैरियोट्स को। सारे के सारे बैक्टीरिया किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स को। उसी जगह पे जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप, मैं, ये प्लांट, ठीक है, रैट, मंकी, एंट, ये सारे के सारे मतलब एनिमल्स, क्या? एनिमल्स, जितने सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट प्लांट्स हैं, वो सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स को। किसको? यूकैरियोट्स को। किसको? यूकैरियोट्स को। और ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और कौन? बैक्टीरिया लिख दिया मैंने, सॉरी, बैक्टीरिया, क्या? बैक्टीरिया, और साथ ही साथ बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ये सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नाम तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, ये भी पढ़ लिए कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? डिफरेंस पढ़ना जरूरी है ना, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अलग अलग कैसे हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस, सबसे मेन चीज जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो क्या है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर का मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता, न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता। ये क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट। समझ आया? मतलब न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। लेकिन अगर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, मतलब पूरा जो न्यूक्लियस है वो क्या है? पैक्ड है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है? एब्सेंट, इसमें क्या है? प्रेजेंट। अच्छा, आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या कर दो, हाथ में पानी ले लो ऐसे करके, ठीक है, उसको आसमान में उछाल दो, उस पानी को कवर करने के लिए, उसको पर्टिकुलर शेप में रखने के लिए, उसको पर्टिकुलर एक जगह पे रखने के लिए उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं, वो फ्री है। समझ में आया? तो क्या वो स्टेबल होगा? इधर उधर कहीं गिर पड़ जाएगा, कहीं भी बिखरा हुआ रहेगा, एयर में बिखरेगा नहीं, एयर से गिर जाएगा, जमीन पे बिखर जाएगा। लेकिन अगर यही क्या करो, एक बॉटल में, छोटा सा बॉटल में लेकर के पानी और तब उछालो, तो वो गिरेगा भी तो किस में रहेगा? वो पानी बॉटल के अंदर ही रहेगा। समझ में आया? उस बॉटल में फिक्स रहेगा पानी, इधर तो बिखरेगा नहीं। बिल्कुल वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल अगर बनाया जाए तो मान लो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर क्या है बेटा? न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कवर करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए कुछ नहीं है। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का जो कंटेंट होता है
दैट इज न्यूक्लियर प्लाज्म कह लो, न्यूक्लियोप्लाज्म कह लो, या फिर उसके अंदर जो तुम लोग डीएनए देखे थे, क्रोमोसोम देखे थे, वो सब क्या होता है, इसी में बिखरा होता है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। लेकिन अगर किसकी बात करें बेटा, यूकैरियोटिक सेल की, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल अगर बनाया जाए, मान लो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अंदर में न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहेंगे बेटा, क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम, ये सारी चीजें रहेंगी, डीएनए रहेगा। समझ में आया। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहेगा सारा कंटेंट, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में कंटेन्ड होता है यूकैरियोटिक सेल में। समझ में आया, ये मेन डिफरेंस था क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। जो सेकंड डिफरेंस है, सेकंड, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, जब न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, किस चीज के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर किसी तरह के कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। किसी तरह कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स जो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होगा, वो सारे ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल बेटा बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये ये क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, ठीक है, सेंट्रियोल्स, ये सब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। समझ में आया। इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप यहाँ पे तो समझ ही गए हो। तो यहाँ पे हो जाएगा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। समझ में आया। दो बातें ये तो हुई, ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हमने देखा। इसके अलावे अगर सेल का स्ट्रक्चर का बात करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैं भी बना के दिखाऊंगी। पहले आप ये देख लो, याद कर लो। सबसे पहला, सेल दो तरह के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, वो प्रिमिटिव होते हैं, पुराने टाइप के होते हैं, और जो यूकैरियोटिक क्या होता है, आपके जैसा मॉडर्न होता है, ठीक है, नए जमाने का होता है। फिर प्रोकैरियोटिक जो होता है, वो कौन, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को कौन, प्रोकैरियोटिक को कौन रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स देखने मिल रहे हैं, प्लांट्स देखने मिल रहे हैं, सबके बॉडी में क्या है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। समझ में आया। हम लोग के बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, समझ गए। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सबके सब क्या है, यूकैरियोटिक है। वैसे ही थर्ड, आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब न्यूक्लियस कोई एक फिक्स नहीं होता, फिक्स न्यूक्लियस नहीं होता, उस पर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं, तो न्यूक्लियस फिक्स कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का कंटेंट बिखरा हुआ रहता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड न्यूक्लियस होता है, जो कि किससे बाउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। वही लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और लास्ट बेटा, ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, ये बहुत पुराने तरह के प्रिमिटिव हैं, तो इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं होता। इसीलिए बेटा जी, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करें, तो इसमें सारे के सारे मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई। ये हमने कुछ जनरल बातें की, किसकी, प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की, मतलब डिफरेंसेस देखा, बातें की। इसके अलावा भी बहुत कुछ है पढ़ने को, हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका फंक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, आइए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना। इसको हटा देती हूँ मैं, आप इसको लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। मैं इसको क्या करती हूँ, हटा देती हूँ, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बेटा, प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया जाए। यूकैरियोटिक सेल का तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लियो कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, है ना, सेंट्रियोल, प्लास्टिड, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे ये सब क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आप कैसे बोलोगे, कैसे बताओगे, यही हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे आप इसको डिफाइन करोगे। इसके सेल में होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हम लोग किसका डायग्राम बना रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का। ध्यान से देखना, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसा है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल, चाहे कोई भी सेल हो इस दुनिया का, सबके पास क्या होगा, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सबके पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके पास भी क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसके पास भी क्या होगा, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक, कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। कुछ इस तरीके से क्या होता है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं से क्या होते हैं, ऐसे इनफोल्डेड होते हैं, इस तरीके से
इस तरीके से इनफोल्डेड होते हैं। कहीं कहीं से इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, अंदर की तरफ इनफोल्डेड होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से इनफोल्डेड होते हैं। समझ आया, इसके बारे में बताऊंगी मैं। और क्या होता है बेटा, इनके ऊपर सिंगल लेयर नहीं होता, ठीक है, इनके पास सेल वॉल भी होता है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके ऊपर ये क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल भी होता है। क्या होता है, सेल वॉल, इनके ऊपर सेल वॉल भी होता है। ऐसे सेल वॉल की क्या होती है, एक कवरिंग होती है। एक लेयर किसका होता है, सेल वॉल का। समझ आया। सबसे पहला क्या था, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या था, सेल वॉल। दूसरा आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल। इसके अलावे एक और आउटर कवरिंग होती है, एक और आउटर कवरिंग होती है बेटा, किस चीज की, स्लाइम लेयर की। किस चीज की, स्लाइम लेयर। उसका नाम ही है स्लाइम लेयर। जो आउटर लेयर होता है ना, उसका नाम ही है स्लाइम लेयर। क्या होता है, स्लाइम लेयर। इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। बेटा आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर, ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है आउटर लेयर, आउटर लेयर में क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सा कैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कौन सा कैलिक्स बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स भी दो तरह के होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स भी दो तरह के होते हैं। अगर वो टफ होगा, बाहर वाला जो बैक्टीरिया के बाहर वाला कवरिंग बहुत टफ है, तो उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल, कैप्सूल। अगर बहुत लूज है वो, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत हल्का सा है, लूज पतला सा एक लेयर है, तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, स्लाइम लेयर, जनरली स्लाइम लेयर होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, आपको यहाँ पे सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसके साइड, अब देखो न्यूक्लियस तो है नहीं, हम लोग कल पढ़े थे ना बेटा, लास्ट डे हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है ना, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन इसके अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसका क्रोमोसोम क्या होगा, सेल में बिखरा रहेगा, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहेगा। तो इसका क्रोमोसोम क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे बिखरा रहता है साइटोप्लाज्म में, कुछ इस तरीके से बिखरा होता है साइटोप्लाज्म। समझ में आया। इसके अंदर एक क्रोमोसोम नहीं होते, दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, दो अलग तरह का इनके पास क्या होता है, डीएनए होता है। एक तो ये, दूसरा क्या होता है, इसे छोटा सा ये सर्कुलर डीएनए। समझ में आया। इसको सर्कुलर क्रोमोसोम भी बोल सकते, सर्कुलर डीएनए बोलते हैं इसको, सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए, सर्कुलर। कैसा बेटा, सर्कुलर, स्मॉल, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। और ये लार्जर डीएनए जो जेनेटिक डीएनए है, जेनेटिक क्रोमोसोम बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ ऐसे, ऐसे यहाँ पे छोटा सा, यहाँ एक छोटा सा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आपको पता है राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के ऊपर किसी तरह कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। राइबोसोम एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेल है जिस क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो वो यूकैरियोटिक सेल में तो होता ही है, साथ ही साथ प्रोकैरियोट्स में भी होता है। जो अपना राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, मतलब प्रोकैरियोट्स में भी क्या होता है, राइबोसोम। क्या, राइबोसोम। क्या होता है बेटा, राइबोसोम। अब राइबोसोम मैंने आपको दो तरीके का बताया था, दो तरह का राइबोसोम, एक तो 30S, एक 40S बताया था। 30S, 40S, 70S बनाता है, और 60 और 40 क्या बनाता है, आपको 80S बनाता है। सिंपली समझो, जो हम लोग की बॉडी में जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। राइबोसोम दो तरह के, एक तो आपका होता है 70S, ठीक है, दूसरा क्या होता है 80S, ठीक। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, उनके अंदर 70S राइबोसोम होता है। कौन सा बेटा, 70S राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अंदर कलर देने के लिए बहुत सारा कंटेंट होता है। क्रोमैटोफोर, जैसे ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा सा ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमैटोफोर, जो कलर देता है इसको, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर मतलब ये क्या प्रोवाइड करेगा, इसको कलर प्रोवाइड करेगा सेल को। अब एक और बात बेटा, ये तो कलर प्रोवाइड किया, लेकिन ये सेल जो है ये ऐसा थोड़ी है, अब बैक्टीरिया जो है घूमता है कि नहीं घूमता है, यहाँ से वहां जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल। बैक्टीरिया जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, मोशन करता है। कैसे मोशन करेगा, इस पर तो हाथ ही पैर नहीं है, कैसे मूवमेंट करेगा। तो गॉड ने क्या किया है, इसको एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिया है। क्या बेटा, फ्लैजिला। क्या, जैसे टेल होता है ना, टेल, बिल्कुल वैसे इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, ऐसे बाहर निकला हुआ, इस तरीके से बाहर निकला हुआ एक फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला किस चीज में हेल्प करता है, इसको मूव करने में, चलने में, ठीक है, चलने में करता है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैजिला, फ्लैजिला। समझ में आया। अच्छा, इसके अलावा ये जो ऐसे फोल्डेड फोल्डेड दिख रहा है आपको ना, वो एक्चुअली क्या है, जो आपके इसके सेल मेम्ब्रेन है वही क्या हो गया, अंदर की तरफ फोल्ड हो गए। देखो यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन ही क्या हुआ, अंदर की तरफ फोल्ड हो गए हैं,
समझ में आया? तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। क्या कहते हैं बेटा? मीजोजोम। ये सारे स्ट्रक्चर है किसके? सेल के। कौन से सेल के? प्रोकैरियोटिक सेल के। आपको देखने मिल रहा है कि न्यूक्लियस जो है बिखरा हुआ है, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, साथ ही साथ इसमें किसी तरह कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है। राइबोसोम भी है, लेकिन कौन सा? 70S राइबोसोम है। कौन सा? 70S राइबोसोम है। मीजोसोम है बेटा इसके अंदर। और क्या? फ्लैजिला है इसके पास, सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, मतलब इसकी जो आउटर कवरिंग है, 3 लेयर की कवरिंग होती है इसके अंदर। समझ में आया? ये मेनली किस चीज में हेल्प कर, ये क्या काम करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इन्फेक्शन। इसकी बॉडी में उसकी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं। अब इन्फेक्शन कैसे करते हैं बेटा? तो सिंपली इनके पास क्या होता है? कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको पिलाई बोलते हैं। ऐसे कुछ निकला हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस तरीके से पतला सा एक स्ट्रक्चर निकला होता है, उसको क्या कहते हैं? पिलाई। क्या कहते हैं? पिलाई। PILI, पिलाई। ठीक है, पिलाई इनको हेल्प करता है कि ये हमारे हैंड पे आए, वहां पे चिपक के रह जाए, पकड़ के रह जाए। समझ में आया? मतलब इनको एनकरेज देता है, पकड़ के बैठने के लिए क्या देता है? हेल्प देता है, सपोर्ट देता है। क्या? पिलाई। पिलाई जो है बेटा जी वो हेल्प करता है ताकि ये कहीं भी जा रहे हैं वहां पे आराम से पकड़ के बैठ सके। ठीक, अब देखो हमारे बॉडी में हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में स्टमक में क्या है? HCl है। बहुत 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 मतलब डैमेजिंग क्या है? HCl है, एसिड है। लेकिन फिर भी बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर होता है, जो कि उनको क्या करता है? एसिड से और डिफरेंट टाइप के बुरे सिचुएशन से क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ये क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हुआ। यूकैरियोटिक सेल मैंने सब आपको बताया है कि उसका क्या होगा? सेल होगा, सेल के अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियस होगा, पूरा एक फिक्स न्यूक्लियस होगा, उसका मेम्ब्रेन लगा होगा न्यूक्लियर के ऊपर, उसमें ढेर सारे ऑर्गेनल्स बिखरे होंगे, सेंट्रियोल होगा, सेंट्रोसोम होगा। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? यूकैरियोटिक सेल। ये है प्रोकैरियोटिक सेल। मेनली क्या कौन रिप्रेजेंट करता है इसको? बैक्टीरिया। और कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आए प्रोकैरियोटिक की बात? तो ये है मेन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसको आप लोग को क्या, आपका वर्क है कि इसको आप लोग अपने नोटबुक में बनाओगे, बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम अपने नोटबुक में इसको बना लीजिएगा। समझ में आया? ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जैसे जैसे जो जो चीजें मैंने बनाई हैं सब आप अपने नोटबुक में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आते हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आते हैं, तो वो सेल आप बना लीजिएगा, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों ही। अब आपको पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो हमेशा सिंगल रहेंगे, अकेले रहेंगे, वो कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, जितना भी इस दुनिया में आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने मिल रहा है उसके अंदर कौन सा सेल है बेटा? यूकैरियोटिक सेल, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकेले एक रहता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं करता है। समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। कोई दिक्कत? आई होप आपको ये समझ में आ गया है। मैं इसको हटा देती हूँ, इसका डायग्राम आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा कैसे कैसे ये बना है। इसके अलावा बेटा इसके अलावा आपको पढ़ना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस। इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस पढ़ने की। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। समझ में आया? हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल और कौन सा? एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में बहुत सारे डिफरेंस हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ आप लोग पहले से जानते हो। ठीक है, कुछ आप लोग पहले से जानते हो। सबसे पहला बेटा प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में क्या होते हैं? प्लांट सेल जो होते हैं बेटा उनके अंदर सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन अगर यही बात की जाए किसकी? एनिमल सेल की, तो सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट। इसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। समझ में आई बात? सेकेंड डिफरेंस क्या होता है बेटा? इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड, जिसके अंदर क्या रहता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। तो इनके अंदर प्लास्टिड क्या होगा? प्रेजेंट। प्लास्टिड प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है? प्लास्टिड एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है? प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स एब्सेंट। यहाँ पे प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। थर्ड, ठीक है, थर्ड देखते हैं। सेल वॉल हो गया, प्लास्टिड हो गया। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर बेटा, प्लांट सेल के अंदर
प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल में डिफरेंस देखी जाए तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल। लेकिन वो सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रियोल, और प्लांट सेल में वो सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट। सेंट्रियोल प्रेजेंट और इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट। इसमें सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट। क्या बात करते बेटा? हाँ, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट। फोर्थ होता है बेटा, फोर्थ होता है ये जो प्लांट सेल होते हैं ना, जनरली प्लांट सेल रेगुलर शेप के होते हैं। कैसे? रेगुलर शेप के, रेक्टेंगुलर टाइप के, रेगुलर शेप होता है इनका। लेकिन एनिमल का जो सेल होता है वो क्या होता है? इर्रेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर। मतलब इसके इर्रेगुलर शेप होता है, सेल का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, हमेशा इर्रेगुलर शेप का होता है। इसके अलावे जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल, उनमें वैक्यूल क्या होता है? एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल क्या होते हैं? एब्सेंट। और इसमें क्या होते हैं बेटा? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वैक्यूल प्रेजेंट, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप अपना बुक पढ़िएगा, उसमें देखिएगा, मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं। बाकी का आप अपना बुक पढ़िएगा और देखिएगा क्या क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। तो सारी चीजें बेटा जहां तक मैंने अभी बताई है आपको, जो जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, साथ ही साथ प्लांट सेल, एनिमल सेल का डिफरेंस, ये सारी चीजें आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया। एक बार वीडियो रिवाइंड करके रिवाइज करना हो कर सकते हो। और दूसरा क्या बताया? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया। तो ये सारी बातें थी किसकी, जो आज हम लोग को पढ़ना था। इसके अलावे इसके नेक्स्ट बेटा जी हम लोग को पढ़ना है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा पढ़ लीजिए सारी चीजें और क्वेश्चन करिए, ठीक है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए मैं बता देती हूँ आपके। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कर ही लेना, साथ ही साथ जो आपका मेन बुक है उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस करने, जैसे आप ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मार्क ट्रू स्टेटमेंट है, वो सारे कर लेना, ठीक है। सारे के सारे वो सारे क्वेश्चंस कल आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। मैं इसको डिस्कस करूंगी और वेरी शॉर्ट आंसर में सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और बेटा जी 10th से लेकर के 16 तक पूरा करना है। मैंने क्या बोला? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ और 10th से लेकर के पूरा का पूरा 16 तक आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक मेरे को लगता है बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए पढ़िए और होमवर्क कर लीजिएगा। बाय बाय।